मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, ये आपका इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की। इसमें हमने ग्रोथ स्ट्रेटेजीज स्टडी करी है कि व्हाट आर द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। फिर हमने किया था उनकी जो ग्रोथ स्ट्रक्चर किया था कि इन तीनों कंट्रीज का जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ किस तरह से है। फिर था डेमोग्राफिक प्रोफाइल किया था, उसमें हमें कुछ डाटा गिवन था जिसके अकॉर्डिंग जो हमने तीनों कंट्रीज का कंपैरेटिव या कंपैरिजन किया था या कंपैरेटिव स्टडी की थी। लास्ट था इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है, फिर थे हमारे कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की कुछ ऐसी कॉमन स्टोरीज थी जहां पर इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों ही सक्सेस हुए, और कुछ ऐसी कॉमन स्टोरीज थी जहां पर इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों ही फेलियर हुए थे। एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एड्स ओवर पाकिस्तान। ऐसे एरियाज जहां पर जो इंडिया है वो पाकिस्तान से आगे है। Areas where India has an edge over Pakistan। तो ऐसे एरियाज जहां पर जो इंडिया है वो पाकिस्तान से आगे है, कौन कौन से फील्ड है वो स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट है, इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया इज बेटर प्लेस देन पाकिस्तान। फर्स्ट हमारा क्या है कि जो स्किल्ड मैन पावर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर ज्यादा है इंडिया में इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। फिर है, इंडिया हैज शोन एन रिमार्केबल breakthrough in the export of software after economic reforms 1991, but Pakistan is far behind। इसमें क्या है, जो इंडिया है उसने एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कब से 1991 से, लेकिन जो पाकिस्तान था वो उस समय बहुत ही इंडिया से पीछे था। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन in India has emerged as a much more significant determinant of growth than in Pakistan। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंडिया की बहुत ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। फिर इंडिया साइंटिस्ट एक्सेल इन द एरियाज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस research, electronics and avionics, genetics, telecommunication, etc. Pakistan is way behind। It means जो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो डेली रिसर्च करते हैं किस किस चीज के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, सुरक्षा के लिए, स्पेस रिसर्च में, अंतरिक्ष के लिए रिसर्च करते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन में, जबकि जो पाकिस्तान है वो हर एक ही फील्ड में इंडिया से पीछे है। The number of PhDs produced by India in science and engineering every year about 5,000 is higher than the entire stock of PhD in the Pakistan। क्या है कि हर साल जो इंडिया से जो डिग्री होल्डर या PhD करके जो पर्सन्स निकलते हैं या कैंडिडेट जो निकलते हैं वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। इट मीन्स यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से डेवलप है। फिर इंडिया हैज ए बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन
पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, पहले यहाँ का देखा होगा आपने, इंडिया का जो फीमेल्स होती थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन देखें तो जो लड़कियां हैं वो भी उतना ही पढ़ती लिखती हैं जितने की लड़के पढ़ते हैं। तो फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, जबकि जो पाकिस्तान है वहां पर अभी भी फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही डाउन है। एजुकेशन इंडेक्स है ट्रेंड अप इन द फास्टर इन द इंडिया देन इन पाकिस्तान। जो एजुकेशन इंडेक्स है वो बहुत ही फास्टर है इंडिया का इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो ये कुछ फील्ड्स थे जहां पर हम कहें कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से ओवर है, पाकिस्तान से आगे है। हेल्थ फैसिलिटीज भी कहाँ है, ज्यादा इंडिया में है, पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इंडिया में ज्यादा है जबकि पाकिस्तान में ज्यादा है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जबकि इंडिया की कम है। इंडिया की 1.76% है पर ईयर, जबकि जो पाकिस्तान है वहां की जो ग्रोथ पॉपुलेशन रेट है वो क्या है 2.5% है। इंडिया की 1.76% है, जबकि जो पाकिस्तान है उसकी ग्रोथ पॉपुलेशन रेट जो है वो 2.5% है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती है। फिर इश्यूज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन जनरल एंड फ्रेंड मोरालिटी इन द पार्टिकुलर आर बेटर एड्रेस्ड इन इंडिया, कि जितनी भी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कहाँ है, इंडिया में बेटर है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अब एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एड्स ओवर इंडिया, ऐसे ऐसे एरियाज जहां पर जो पाकिस्तान है वो भारत से आगे है। कौन कौन से एरियाज हैं, एरियाज वेयर पाकिस्तान आगे है। कौन कौन से हैं देखिए, स्टार्टिंग और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल एज इंडिया, पाकिस्तान हैज अचीव्ड बेटर रिजल्ट्स इन रिगार्ड्स टू माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज और माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जो सेम लेवल था इंडिया और पाकिस्तान का, कि उन्होंने अपनी वर्क फोर्स को, अपने नेशन की वर्क फोर्स को या अपने इकोनॉमिक की वर्क फोर्स को उन्होंने माइग्रेट किया कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रीज में, और माइग्रेट किया पीपल्स को रूरल से अर्बन एरियाज में। तो ये जो रेशियो था वो पाकिस्तान का ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि अभी भी कल जो हमने डाटा पढ़ा था डेमोग्राफिक में और क्लस्टर ग्रोथ में, उसमें हमने देखा था जो इंडिया के जो मोस्टली पीपल हैं अभी भी कहाँ रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं, वो अभी भी माइग्रेट नहीं हुए हैं सभी लोग। फिर है by reducing BPL population 29% of the total contrasting with India's 21.9% in 2011। देखो इसमें क्या बोला है, बीपीएल होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो किस काउंट, कौन सी कैटेगरी में काउंट होते हैं, बीपीएल में काउंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जो पाकिस्तान है वहां पर कितनी रिड्यूस हुई है, ये 29.5% से रिड्यूस हुई है बीपीएल,
जबकि जो इंडिया है वो कितने रिड्यूस किया इंडिया ने 21.9% से रिड्यूस किया है। तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो बेटर ह्यूमन फेस देन ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो यहाँ पर इस फील्ड में या इस एरिया में पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा ग्रोथ की है। फिर एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपेंडेड मच फास्टर इन पाकिस्तान देन इंडिया। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विदेशी व्यापार। जब हम फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो पाकिस्तान का फास्टर है इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें उगाई जाती हैं, बनती हैं जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है। फिर है इवन व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज बीन लोअर देन इन इंडिया। जो इन्वेस्टमेंट रेट है यानी पाकिस्तान को कम रेट पर इन्वेस्टमेंट मिल जाता है प्रोडक्शन के लिए, जबकि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो क्या है, हाई है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अब वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो पाकिस्तान ने अचीव बेटर रिजल्ट, पाकिस्तान ने बेटर रिजल्ट अचीव किया है इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज को करने के लिए, जबकि जो इंडिया है वो भी बहुत पीछे है। ये थी आपकी एरियाज वेयर इंडिया हैज एड्स ओवर पाकिस्तान, एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एड्स ओवर इंडिया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दिस इज लास्ट टॉपिक, चाइनाज एड्स ओवर इंडिया। जो चाइना है वो भारत से किस किस फील्ड में आगे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों। ये तीनों टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। चाइना जो है वो इंडिया से कहां कहां आगे है। ये स्टूडेंट्स अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा चाइना एड्स ओवर इंडिया। ऐसे कौन सा एरियाज है जहाँ पर जो चाइना है वो इंडिया से आगे है। देखिए फर्स्ट है आपका, द चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगिन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग द 18th व्हेन इंडिया वाज इन मिड स्ट्रीम ऑफ स्लो ग्रोथ प्रोसेस। इसमें क्या है, अगर हम 1980s की बात करें, इन 1980s चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगिन मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जो चाइनीज की जो ग्रोथ प्रोसेस थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, जबकि 1980s में जो इंडिया की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, वो एक मिड लेवल पर ही था। उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ उस टाइम उसने ग्रोथ करनी स्टार्ट ही की थी, जबकि जो चाइना थी वो एक डेवलप्ड नेशन थी 1980s। फिर हम बात करें जीडीपी की, इन 1990s में जो इंडिया था उसने फोकस करना शुरू किया था जीडीपी ग्रोथ रेट पर, कि उससे को अपनी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है उसकी ग्रोथ करने की उसको बढ़ाना था। कब से सोचा इंडिया ने, 1990 में। बल्कि उसके उस टाइम जो चाइना था वो तो एक डेवलप्ड नेशन था, उस टाइम उसने किस चीज पर फोकस किया, पॉवर्टी के लिए, ताकि उस देश की जो पॉवर्टी जो रूरल पॉवर्टी एरिया था जो चाइना का, उसने उसके ऊपर फोकस किया और उसको डिक्लाइन किया 85% रेट से। कितना डाउन हो गया, जो चाइना का जो रूरल पॉवर्टी इन चाइना डिक्लाइन बाय 85% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1978 to 89। जबकि जो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन थी वो डिक्लाइन हुई थी कितने से, 50% से। तो उस टाइम पीरियड में इंडिया ने भी काम किया पॉवर्टी को घटाने के लिए और चाइना ने भी किया। चाइना 85% सक्सेस रही अपनी
इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, जबकि जो इंडिया है वो केवल 50% ही उसने ग्रोथ की। तो इस फील्ड में भी जो चाइना है वो इंडिया से आगे है। फिर रिस्ट्रक्शन ऑफ द चाइनीज एग्रीकल्चर वेंट ए लॉन्ग वे, इनेबलिंग न्यू सिस्टम फार्मिंग। Instead, household was allotted land for individual cultivation through ownership of land remains with the state। देखो इसमें क्या कहा गया है, जो हाउस होल्ड सेक्टर्स थे उनको जमीन अलॉट की गई, जमीन दी गई, इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जबकि जो लैंड की जो ओनरशिप होती थी वो किसकी होती थी, वो गवर्नमेंट की होती थी। तो दिस ब्रॉट अबाउट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना में। जबकि हम बात करें इंडिया की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैव बीन फॉर लेस इफेक्टिव देन इन द चाइना। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लेस इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू चाइना। फिर एक global explorer of economic has far more wider in the China than in India। जो हम बात करें ग्लोबल एक्सप्लोर यानी ग्लोबलाइजेशन की, तो वो क्या है, वो चाइना की मोर वाइडर है इन कंपैरिजन टू इंडिया। क्योंकि क्यों वाइडर है, क्योंकि जो चाइना है उसने 100% इक्विटी दे दी थी कि कोई भी कंपनियां, कोई भी जो देश है वो पूरा 100% इक्विटी इन्वेस्ट कर सकता है। फिर और क्या था, इट अलाउज द फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर फ्रीडम टू हायर एंड फायर द वर्कर्स। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स से उसने 100% पैसा इन्वेस्ट किया चाइना ने, लेकिन उसकी जो पॉलिसी थी, उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो क्या थी, हायर एंड फायर की थी। इट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर या कोई वर्क फोर्स जो है वो कुछ गलती करता है तो क्या होता है, उसको तुरंत हटा दिया जाता है काम से, उसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाता, जिससे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो लॉयल होकर काम करेंगे। जबकि अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया में अगर हमें किसी को कंपनी से निकालना भी होता है, हमें उसका वर्क पसंद नहीं है या हमें उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो हम उसको एडवांस नहीं निकाल सकते, उसको हमें प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर हम सडनली एकदम से अचानक से ऐसा करते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारी फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी लगा देते हैं, वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, यूनियन लीडर्स खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो चाइना है वो हायर एंड फायर की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसको तुरंत जॉब से निकाल दिया जाता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर SEZ जो चाइना थी उसने क्या पॉलिसी अपनाई थी, SEZ की, जिसमें जो हमारे वीक जोन्स होते हैं, वीक जोन जो हमारे यानी अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया थे, जो चाइना थी उसने वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब वहां उस एरिया में आए तो जो चाइना का जो अंडर डेवलप्ड एरिया था वो भी क्या हो गया, वो भी डेवलप हो गया। तो ये कुछ एरियाज थे जहां पर जो इंडिया है वो चाइना से पीछे है, बहुत पीछे है। चाइना वाज लीडर इन अलाउइंग FDI इन रिटेल। जो चाइना की जो FDI है वो क्या है, बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे हमें पता चलता है जो इंडिया है वो बहुत ही पीछे है चाइना से। अब देखें, इंडिया रिमेन फॉर बिहाइंड एज मैटर ऑफ इम्पैक्ट। इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द लेबर इंसेंटिव्स सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो इंडिया है वो बहुत पीछे है अपनी लेबर को इंटेंसिव सेगमेंट्स तक पहुंचाने में इकोनॉमी के लिए। In showing that these factors, the China has emerged as the second largest economy in the world। जबकि जो हम बात करें चाइना की वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की इन द वर्ल्ड, while India is lagging way behind। अगर हम बात करें ग्लोबल GDP की तो उसमें जो इंडिया जो जहां स्टैंड करता है वो चाइना से
बहुत ज्यादा पीछे स्टैंड करता है। तो ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये इतना ही है आज के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस बुक में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर, इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये सब हो गया है। इसमें आपका सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो इन्वायरमेंट क्या होता है, बस फिर ये लास्ट टॉपिक है हमारा। उसके बाद जो ये हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी। फिर आपके सिर्फ मैक्रो में से 2 चैप्टर बचेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर, और एक और है आपका छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। पहले आज हम इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन ही कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इन्वायरमेंट का मीनिंग तो सभी समझते हो ना, क्या होता है इन्वायरमेंट? जो हमारे आसपास चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। 267 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है इस बुक का हमारा लास्ट टॉपिक। उसके बाद ये जो बुक है इसका सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। ऐसी कंडीशन या ऐसे इफेक्ट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जिस पर मतलब जो प्रभाव डालते हैं ह्यूमन लाइफ पर। इट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड दैट totally of resources that affect our existence and the quality of our life। जो हमारे जो किसका सम टोटल होता है, जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उन सब का जो इफेक्ट होता है वो हमारी लाइफ पर कैसे पड़ता है। एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप which exists among and between water, air, land and human beings। इसमें हम वाटर को इंक्लूड करते हैं, एयर, लैंड को, और क्या इंक्लूड होता है इसमें? और वो सब ह्यूमन बीइंग, वाटर, एयर और लैंड के बीच में जितनी भी इंटर रिलेशनशिप होती है जो अफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बीइंग्स को, प्लांट्स को, एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो सब इसके अंदर काउंट आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इसकी डेफिनेशन कर लेना आप अच्छे से। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग दी गई है। उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से फायदे होते हैं एनवायरनमेंट के, या इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या करता है? हमें ऑफर करता है रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से क्या क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, वुड मिलती है, वाटर मिलती है, सॉइल मिलती है। ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। कहाँ से मिल रहे हैं? हमें नेचर से मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड फैक्टर्स होते हैं? सन, सॉइल, वाटर एंड एयर। जो मच या बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं किस लिए? सस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक ह्यूमन को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज एब्सेंस हो जाती है, कोई एक चीज
की हमारे पास कमी हो जाती है, तो जो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या हमारी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। सपोज इनमें से पानी खत्म हो जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो। अगर इनमें से वाटर खत्म हो जाए, नो। अगर इनमें हमें एयर ही, फ्रेश एयर ही ना मिले तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट है ये हमें सस्टेन लाइफ प्रोवाइड कराता है। इन्वायरमेंट एसेंशियल्स वेस्ट, देखो इन्वायरमेंट जो है वो जितने भी हम वेस्ट प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको फाइनल यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जो हमारे किसी काम में नहीं होते। जो इन्वायरमेंट होता है वो उसको क्या करता है, उन वेस्ट को गार्बेज में कन्वर्ट करता है, जिससे जो है वो सोइल की या जो कहें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, वो डेवलप होती है। फिर इन्वायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। Surrounding includes river, ocean, mountains, deserts. Man enjoy these surroundings, adding to quality of his life. जो मैन है वो इन सब इन्वायरमेंट का क्या करता है, वो एंजॉय करता है। फिर है टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमने टू फैक्टर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को आप बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ। और सेकंड आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनका धीरे धीरे उनकी कमी होती जा रही है, ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारा 3 टाइप्स का होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस या अदर एयर्स। फिर इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, स्मोक से, इंडस्ट्रीज की स्मोक से, कोयल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो धुआं निकलता है, ये भी कारण होता है। फिर पॉइजनस गैसेस होती हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। फिर है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है, इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ वेस्ट निकलता है जिनको हम ऐसे ही पानी में बहा देते हैं, जिससे जो हमारा जो ड्रिंकिंग लेवल ऑफ वाटर है वो क्या है, वो बहुत ही नीचे चला गया है इंडिया का। अगर पानी हमारा पॉल्यूटेड होगा उससे बहुत सारी डिजीज होती हैं, हेपेटाइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरह की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डिजीज होती है, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, जब हम पॉल्यूटेड वाटर को यूज करते हैं। अब ये कहाँ से, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को। डोमेस्टिक सीवेज फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। डोमेस्टिक से जो हमारा जो वेस्ट निकलता है, हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, उसको जब हम बहा देते हैं कहाँ, नदियों में, तब भी वेस्ट होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहाना, फिर एग्रीकल्चर रन विथ द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्ट्स। अब हम बात करें एग्रीकल्चर में जो वो पानी बहाते हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, अगर हम वहां पर पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं अपने फसलों को कीटनाशकों से बचाने के लिए, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। फिर आपका थर्मल पावर हाउसेस डिस्चार्जेस एज मिक्स्ड वाटर विद वाटर। जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहां पर भी उनसे भी बहुत ऐसा वेस्ट निकलता है जो वाटर को पॉल्यूट करता है। फिर नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन आप समझते हो कि आज हम देखते हैं जगह जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, हम किसी भी रोड पर निकल आए तो बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। अब जो नॉइज पॉल्यूशन होता है ये इसके कौन कौन से सोर्सेज है,
साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल इंजन्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके इंजन से सॉइल निकलती है जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल मशीन्स, जितनी भी इंडस्ट्रीज में मशीन यूज की जाती है बड़ी बड़ी, उनको जब ऑपरेट किया जाता है तो वो भी नॉइज करती हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड एप्लीकेशंस लाइक मिक्सर ग्राइंडर, वाटर बूस्टर एंड वॉशिंग मशीन, यानी घरों से भी बहुत सी ऐसे हम म्यूजिक सिस्टम इतने जोर से बजाते हैं, इतनी जोर की साउंड में चलाते हैं या मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, बहुत से हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से भी जो नॉइज है वो जनरेट होती है। फिर आपका सेकंड आता है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हो हमारे कौन से हैं, लैंड, वाटर, सॉइल, सन, ये सब क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जब हम इनका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो क्या होते हैं, ये कम होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो और क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, इनको हम दोबारा से बना नहीं सकते, लाइक पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है, इनको हम बना नहीं सकते, ये नेचुरल है। अगर हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहेंगे तो जो हमारे आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, क्या उनको कुछ देखने को मिलेगा, उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज है। फिर है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए या हाउस होल्ड सेक्टर्स के एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो पेड़ हैं वो कटते रहेंगे, जो फॉरेस्ट है वो उससे कम हो जाएगा। फॉरेस्ट देखा आपने, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी मेडिसिन पाई जाती हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट का जो संतुलन कौन बनाने रखता है, फॉरेस्ट रखते हैं। जैसे ये कम होते रहेंगे तो जो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, वो खतरे में हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा हम ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं कम हो जाएंगे अर्थ पर तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो ये थी डिफोरेस्टेशन। फिर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मींस द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड व्हिच अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यानी जो लैंड है वो भी अनउपजाऊ होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। उसके कौन कौन से फैक्टर्स है, सॉइल एरेशन, यानी सॉइल एरेशन में यहाँ इसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव। जब मिट्टी जो है ऊपर से बहती रहेगी, पानी में बहती रहेगी, तो उसकी जो ऊपर की जो नाइट्रोजन है, मिनरल्स है, फास्फोरस है, वो क्या है, खत्म हो जाएंगे, जिससे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो कॉजेज हैं, जो एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है या स्पॉइल्ड हो रहा है, उसके कौन कौन से कॉजेज है। पॉल्यूशन, एक्सप्लोशन, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी जो है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। गरीब लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रीज को कट करते हैं वुड के लिए, ताकि वुड मिलेगी तो वो उसको फ्यूल के रूप में, अपने ईंधन के रूप में उसको जलाएंगे। फिर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा गाँव के लोग जो है वो शहरों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। फिर इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर। जब हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स का, तो हमारी जो लैंड है वो क्या होगी, लैंड पोल्यूशन होगा इससे। फिर आपका ये थे आपके कुछ टॉपिक्स जो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन के लिए या उसके कॉजेज हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किन किन कारणों से होता है। ये बस आज के लिए इतना ही है। कल हम करेंगे लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद जो ये बुक है आपकी खत्म हो जाएगी, बस 1 लेक्चर में
और है आपका इस बुक का जो वर्क है, ये बुक कंप्लीट होने वाली है। फिर आपके 2 चैप्टर्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बचेंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो या मुझसे कॉल करके पूछ लिया करो दोबारा से। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।